एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉम इस बात से काफ़ी दुखी होती है कि उनका घर अभी डिमोलिश नहीं हो रहा। अब जब वो किचन में खाना बना रही थी तभी फ्रिज की प्लग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि मॉम को करंट लगता है। और अपने घर की ये हालत देखकर मॉम और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर ये सभी लोग आज बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मॉम दुखी होकर बोल रही थी कि इतनी गर्मी है, ऊपर से हमारा फ्रिज भी खराब हो गया, पता नहीं कब हमारी लाइफ अच्छी होगी। जिस पर जाओ मॉम को बोलने लग जाता है कि उन्हें घर को रेनोवेट करा लेना चाहिए, वरना और भी दिक्कतें आती रहेंगी और हमारा घर काफ़ी पुराना हो गया है। इस पर मॉम कहती है कि तुम्हें पता भी इस समय कितना खर्च आएगा, कोई ज़रूरत नहीं ये सब करवाने की। फिर वो यहाँ पर चैंगवान से पूछती है कि उसके और जियारंग के बीच में कैसा चल रहा है, पर चैंगवान मॉम को बोल देती है कि मॉम आपको मेरा जवाब पता है, मेरा अब शेन फैमिली से कोई भी लेने देना नहीं है। लेकिन मॉम यहाँ पर खुद को ब्लेम करने लग जाती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे उस वक्त गुस्से में आकर उन लोगों को वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। पर चैंगवान बोलती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। पर मॉम उसे बोलती है कि चुप करो तुम, मुझे पता है कि तुम अभी उससे ओवरकम नहीं कर पाई हो, और मैं ये सब तुम्हें अपने लिए करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। मेरी ज़िंदगी तो जैसे तैसे छोटे घर के अंदर कट गई है और आगे भी कट जाएगी, मुझे इस सब में रहने की अब आदत हो गई है, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो। जो सुनकर चैंगवान भी ज़ोर से चिल्लाकर मॉम को चुप होने के लिए बोलती है, जिससे कि सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। पर फिर वो मॉम को प्यार से समझाती है कि वो घर को रेनोवेट कराने के लिए वर्कर्स हायर करेगी। पर मॉम बोलती है कि ये सब एक टेम्परेरी सोल्यूशन ही तो है ना, फिर भी तो वो लोग इस छोटे से घर के अंदर ही रहेंगे, और वो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो लोग एक छोटा वॉशरूम खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सुनकर जाओ भी मॉम को रोकता है और कहता है कि आपको इस तरीके से चैंगवान को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। डैड भी बोलते हैं कि चैंगवान घर को रिपेयर करवा तो रही है ना, और तुमने कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही हो। तो मॉम बोलती है कि हाँ मैं ही तो ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ ना, तुम सब तो बहुत ही अच्छे हो और मैं ही कुछ भी बोले जा रही हूँ। ये बोलकर वो नाराज़ होकर यहाँ से उठकर चली जाती है। तो डैड बोलने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट है कि हमारा घर डिमोलिश नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा। पर चैंगवान डैड को ऐसी बातें करने से मना करती है और मॉम के पीछे पीछे जाती है, जहाँ वो उनसे माफ़ी मांगती है इस तरीके से बात करने के लिए और नाराज़ होने को मना करती है। पर मॉम उसे बोलती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी हार्डशिप आए मैं सब कुछ झेल लूँगी, पर तुम्हें मेरी तरह नहीं बल्कि एक अच्छी लाइफ जीनी है। इस पर चैंगवान कहती है कि मॉम मैं घर को रेनोवेट तो करा रही हूँ ना, और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर मॉम बोलती है कि ये सब टेम्परेरी है। इस पर चैंगवान कहती है कि जैसी मेरी अभी लाइफ है मैं उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, जब तक हम सभी लोग साथ है सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम लोग घर भी रेनोवेट करा लेंगे। पर मॉम बोलती है कि ये सब टेम्परेरी है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। चैंगवान अब जब रात में बैठी हुई थी तभी उसे जाओ फ्रिज के लिए कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो उसके रूम में आकर बताता है कि मैं ट्यूशन देता हूँ, उसी से मुझे पैसे मिले और इन्हें मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पर चैंगवान बोलती है कि अभी भी तो तुम्हारी जॉब लगी है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। पर वो कहता है कि फैमिली का भी बुरा टाइम चल रहा है जिसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तुम घर रेनोवेट कराने वाली हो जिसके अंदर काफ़ी पैसा लगेगा, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और फिलहाल तुम इन पैसों को रख लो, बाद में जब तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देना। जो सुनकर चैंगवान मान जाती है और इसे सोने के लिए बोलती है। अगली सुबह अब डैड इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उन्हें लंच भी पैक करके देते हैं। अगले सुबह हम देखते हैं कि चैंगवान और जाओ दोनों काम पर जाते हैं, जहाँ जाओ ने अब डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया था। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसके सुपरवाइजर से उसे अप्रिसिएशन भी मिलता है, और फिर वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। सीन अब यहाँ से चैंगवान पर आता है, जहाँ उनके अपार्टमेंट का एक टेनेंट जिसका नाम मिस्टर वांग है, वो चैंगवान को कंप्लेन कर रहा होता है कि वो लोग डिलीवरी मैन को ऊपर नहीं आने देते। इसी वजह से उसे खुद अपना खाना ऊपर लेकर आना पड़ा और वो लॉबी के अंदर ही गिर गया था, जिस चीज़ के लिए चैंगवान उसे माफ़ी मांगती है और क्लीन कराने के लिए बोलती है। पर वो कहता है कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर आने वाला है, पता नहीं क्लीनिंग स्टाफ कब आएगा, तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो, तुम ही क्लीन कर दो ना। जो सुनकर वो खुद ही यहाँ पर क्लीन करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जियालियांग आता है, जो चैंगवान को ऐसे देखकर उसकी मदद करने लग जाता है। पर चैंगवान उसे बोलती है कि मिस्टर जियालियांग मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप नीचे मेरा वेट करो। पर वो यहाँ पर मिस्टर वांग से बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें 10,000 युआन देता हूँ, इसके बदले में तुम इस लड़की को परेशान करना बंद करो। लेकिन मिस्टर वांग नहीं मान रहा होता, तो जियालियांग उसे 20,000 युआन देता है, जो सुनकर वो फटाफट से मान जाता है। फिर हम चैंगवान और जियालियांग को पार्किंग में बात करता हुआ देखते हैं। चैंगवान उसे बोलते हैं कि तुम्हें वो पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थे, लेकिन अगर तुम फिर भी बेवकूफ़ बनना चाहते हो तो बनते रहो, मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जियालियांग यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मेरे डैड ने मुझे और जियाली को काफ़ी डांटा, जिसके बाद मैंने तुम्हारे और मेरे बारे में काफ़ी सोचा। वो बोलता है कि तुम्हें सपोर्ट और रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो मैं सब तुम्हारे लिए करूँगा, और तुम इसके अलावा जो भी बोलोगी मैं वो करूँगा। पर चैंगवान उसे बोलती है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई भी लेने देना नहीं है, इसलिए तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। वो फिर उसे एक कंपनी में जॉब ऑफर करता है, जहाँ पर उसे 30,000 युआन की सैलरी मिलेगी।
उसी वक्त दोंग याओ को कार से लेकर जा रहा होता है, जो कि इन दोनों को साथ में देखकर गाड़ी वहीं पर रोक देता है। दोंग बोलता है कि जियालियांग चेंगवन के साथ क्या कर रहे हैं, कहीं वो उसे फिर से मनाने तो नहीं आया। और याओ को बोलता है कि ऐसे टाइम में तो तुम्हें हीरो बनकर चेंगवन के पास जाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए कहीं वो फिर से गलत डिसीजन ना ले ले। जिस पर याओ बोलता है कि लगता है तुम उसे अभी तक नहीं समझे, वो बहुत ही स्ट्रांग विल की लड़की है और वो वापस से गलत डिसीजन नहीं लेगी। इधर चेंगवन भी जियालियांग को बोलती है कि उसकी फैमिली अभी बहुत ही ख़राब कंडीशन में है और फिलहाल उसे इस जॉब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेगी और अपनी मेहनत से काम करके आगे बढ़ेगी। और तुम्हें चाहे अपनी गलती पर पछतावा हुआ हो या फिर तुम्हारे डैड की वजह से तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन ये सब करके कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आगे से मुझसे मिलने के लिए मत आना। ये बोलकर वो अपने काम पर वापस चली जाती है और जियालियांग उसे देखता रहता है। जो सब देखकर याओ भी काफ़ी खुश हो रहा था और फिर दोंग उसे भी यहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में फिर दोंग याओ से बोलता है कि मैं तो आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ और चेंगवन को सिर्फ आप अभी कुछ महीनों से ही जानते हो, लेकिन आपको फिर भी उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। और बोलता है कि चेंगवन अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो तो आप भला सीधा जाकर उसकी हेल्प क्यों नहीं कर देते और उसे दूर से ये सब देखते क्यों रहते हो। जो सुनकर याओ से मीटिंग के बाद ग्रैंडमा के पास लेकर जाने के लिए बोलता है, जिस पर दोंग कहता है कि क्या हुआ, आप सीधा जाकर उसे नहीं बोल सकते, इसलिए ग्रैंडमा के थ्रू उसकी हेल्प करवाओगे ना। जो सुनकर याओ उसे चुप करवा देता है, लेकिन दोंग यहाँ पर सच्चाई बोल रहा था। सीन अब यहाँ से चेंगवन पर आता है, जो कि ऑफिस के बाद इंजीनियर से मिलती है घर के रेनोवेशन के लिए, और वो उससे पैसों की बात कर ही रही थी। तभी वो वहाँ पर जाओ को डिलीवरी पर्सन की ड्रेस में देखती है, जिसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये देखकर वो उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर जाओ एक कस्टमर को खाना डिलीवर कर रहा था। जो सब देखकर चेंगवन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद साओ जब घर पर आता है तो चेंगवन पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी, जिसे अपसेट देखकर वो उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि मेरे ने एक बहुत ही मस्त डील हाथ लगी है, जिससे मुझे महीने के आखिर में 10,000 युआन मिलेंगे। ये सुनकर चेंगवन उसका हाथ पकड़कर उसकी शर्ट ऊपर कर देती है, जिससे उसे उसकी चोट के बारे में पता चल जाता है। और इससे पहले कि जाओ उसे कुछ बोल पाता, वो उसके गले लगकर यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। चेंगवन अब उसके हाथ पे दवाई लगाने लग जाती है, तो जाओ उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे जब उनके घर में पानी भर गया था और उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, उसके बाद ऑफिस में उसके साथ क्या हुआ, इसीलिए उसने रिज़ाइन कर दिया। और तुम चिंता मत करो, ये डिलीवरी का काम मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए कर रहा हूँ और मैं और अच्छी जॉब भी देख रहा हूँ। जिस पर चेंगवन उसे बोलते हैं कि तुम इतना सब कुछ फेस कर रहे थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो जाओ उसे भी अकेले सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए मना करता है। वो बोलता है कि मैं भी तो इस घर का बेटा हूँ ना, तो मुझे भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने दो। पर चेंगवन उसे बोलते हैं कि तुम तो मुझसे कई ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, और उसे बताने लग जाती है कि कैसे जियालियांग ने उसे आज एक जॉब ऑफर की, जिसको अगर वो एक्सेप्ट कर लेती तो उनके घर की आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती। उसे ना तो जॉब पर बेकार कस्टमर्स को हैंडल करना पड़ता और ना ही बोनस वगैरह पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन मैंने वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी फैमिली अभी बहुत ही टफ टाइम से गुजार रही है, लेकिन मैं अपनी डिग्निटी बचा रही हूँ। ये सब करने से मैं पैसे तो अर्न नहीं कर पाऊंगी ना। जो सुनकर जाओ से बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता। और उसे समझाता है कि कैसे अगर वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती तो फिर वो ऐसी चीज़ों में फंसती चली जाती और धीरे धीरे करके अपना प्राइड लूज़ कर देती। और जैसे वो इस वक्त चीज़ों को पॉइंट आउट कर देती हैं, उसके बाद वो वैसा नहीं कर पाती। जिसकी ये बातें सुनकर चेंगवन का मन काफ़ी हल्का हो जाता है और बोलती है कि तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हें ये भी पता है कि मुझे कंफर्ट कैसे करना है। तो जाओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और घर को रेनोवेट कराएंगे। और जाओ अपने जॉब छोड़ने और चोट लगने वाली बात को मॉम से छुपाने के लिए कहता है, जिसके लिए चेंगवन मान जाती है। इसके बाद हम याओ को ग्रैंडमा के पास देखते हैं, जहाँ पर पहले तो वो उनसे इधर उधर की बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडमा समझ जाती है कि वो किसी काम से आए हैं। तब वो उन्हें बता देता है कि चेंगवन के घर में कैसे पानी भर गया था और वो अभी काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही है, इसीलिए आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे फटाफट से मैसेज करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, पर चेंगवन साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि नहीं सब कुछ ठीक है। जो देखकर याओ ग्रैंडमा से बोलता है कि मुझे पता था वो ऐसा ही कहेगी, इसलिए मैं आपके पास आया था। जो देखकर ग्रैंडमा बोलती है कि तुम उसके लिए मदद मांगने के लिए मेरे पास आए हो, ये तो तुम्हारे अंदर काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट है। लगता है कि तुम दोनों की जो साथ में ट्रिप थी वो काफ़ी अच्छी रही। जो सुनकर याओ यहाँ पर चेंगवन के साथ हॉस्पिटल में बिताए हुए मोमेंट को याद करने लग जाता है, पर फिर ग्रैंडमा से बोलता है कि अरे नहीं आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, वो तो बस हम साथ में काम करते ना, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेगी। इसीलिए अब याओ भी उनसे कुछ नहीं बोल पाता। फिर हम याओ को दोंग के साथ फिशिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसका ध्यान फिशिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं था और वो सिर्फ चेंगवन के बारे में ही सोचे जा रहा था।
पर दोंग उसे अपने शांगली प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर उसे शांगली होटल चाहिए तो इसके लिए उसे चैंगवन का सहारा लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि चैंगवन की लाइफ अभी काफ़ी ज़्यादा मैस हो रखी थी। फिर हम जियालियांग को देखते हैं जो कि जैसे ही घर पर आता है तो जियाली उससे पूछने लग जाते हैं कि उसकी और चैंगवन में कैसे बातें हुई, पर वो उसे बोलने लग जाता है कि तुमने पहले ही चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं और वो वापस से ठीक नहीं हो सकती। तो वो उसे दोबारा से कोशिश करने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि डैड तुम्हें क्यों पसंद करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम इस घर के इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हारा एक और भाई होता तो वो तुमसे नहीं बल्कि उससे ज़्यादा प्यार करते, क्योंकि तुम वैसे भी किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो और हमारी फैमिली को बचाने का भी यही एक तरीका है। जो सुनकर वो उसे अपना फ़ोन दे देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम खुद ही उससे बात कर लो ना। ये बोलकर अपना फ़ोन देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि आधी रात को उठकर ही खाना बनाने लग जाती है, जो देखकर डैड उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मॉम बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। वो बोलती है कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा इस सब के बारे में सोच रही हूँ और तुम्हें भी क्या यही लगता है कि चैंगवन और जियालियांग का ब्रेकअप हो चुका है। जो सुनकर डैड मॉम को बोलते हैं कि अब वो दोनों साथ में नहीं है, इसलिए अब इस सब के बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है और मुझे लगता है कि जियालियांग हमारी चैंगवन के लिए सही लड़का नहीं है। पर मॉम बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जियालियांग हमारी चैंगवन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और चैंगवन के लिए ऐसा लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। क्या हो गया अगर उनकी फैमिली ने प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोल दिया था तो वैसे भी कौन सा हमारी चैंगवन उसे डिवोर्स देने वाली थी। जो सुनकर डैड समझ जाते हैं कि मॉम का दिमाग तो सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है और उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो भी उन्हें अकेला छोड़कर सोने के लिए चले जाते हैं। उसी वक्त मॉम को जियालियांग का मैसेज आता है जो उन्हें बताने लग जाता है कि वो चैंगवन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसकी फैमिली को भी रियलाइज़ हो गया है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए वो लोग अब उसे अपनाने के लिए तैयार है और वो कल मॉम को घर दिखाने के लिए बुलाता है जो कि उसने चैंगवन के लिए लिया था। जो देखकर मॉम सरप्राइज हो जाती है और अगले दिन उसकी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां वो जियाली से मिलती है क्योंकि उसी ने जियालियांग के फ़ोन से चैंगवन की मॉम को मैसेज किया था। उसे यहाँ पर देखकर मॉम जाने लग जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो जियालियांग से बात करने के लिए आई थी। तो वो बहाना बनाने लग जाती है और बोलती है कि उसकी ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है इसीलिए उसकी जगह पर मैं आई हूँ। वो अब उन्हें घर दिखाने लग जाती है और उस दिन डिनर पर जो कुछ भी हो उसके लिए माफ़ी मांगती है। ये बोलकर वो जियालियांग को एक और चांस देने के लिए बोलती है, पर मॉम बोलती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और मेरी बेटी अब इस सब के लिए दोबारा नहीं मानेगी। लेकिन जियालियांग यहाँ पर मॉम से मीठी मीठी बातें करके उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए मना लेती है जिससे कि चैंगवन मान जाएगी, पर वो क्या चीज़ थी हमें आगे पता चलेगी। अगले दिन जियालियांग को जाकर उठाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो उसे बताती है कि कैसे उसने चैंगवन की मॉम से बात की और उन्हें मना लिया है। जो सुनकर जियालियांग बोलता है कि मुझे चैंगवन से शादी करनी है ना कि उसकी मॉम से। मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अब तुम और ज़्यादा इंटरफेयर करके उसे ख़राब मत करो, मैं खुद ही चैंगवन को मनाने की कोशिश करूँगा। पर जियाली उसे बोलने लग जाती है कि उसने कितनी मेहनत से उसकी मॉम को मनाया है और अगर उसकी मॉम मान गई तो चैंगवन भी मान ही जाएगी ना। लेकिन जियालियांग ये सब नहीं करना चाहता था। वो बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और अचानक से इंगेजमेंट हो रही है, तो क्या ये सब कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड नहीं है। पर वो उसे कहती है कि मैं ये सब इसीलिए जल्दी जल्दी करवाना चाहती हूँ ताकि जल्दी से शादी करके तुम्हारा और चैंगवन का एक बेबी हो जाए, ताकि डैड का जो नाजायज़ बच्चा है उसके बदले वो अपने ग्रैंडसन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे। और ये सब कुछ नाटक सिर्फ वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रही थी। सीने भी ऐसे चैंगवन पर आता है जो जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी उसकी मॉम बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होकर उसके पास आती है और अच्छे से खाना खाने के लिए बोलती है। चैंगवन इस तरीके से मॉम को देखकर सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि आप इतना तैयार होकर कहाँ पर जा रही हो। तो मॉम बोलती है कि आज हमारे डांस ग्रुप का परफॉर्मेंस है, इसीलिए उन्होंने हमें ऐसे ड्रेसअप करके आने के लिए बोला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉम ने शंघाई से अपने कुछ गेस्ट वगैरह को बुलाया हुआ था और वो उन्हें लेकर चैंगवन जिस होटल के अंदर काम करती थी वहाँ पर जाती है। जैसे ही चैंगवन का काम खत्म होता है तो मॉम उसे कॉल कर देती है और बताने लग जाती है कि कैसे उनके कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं, इसलिए वो लोग आज उन्हीं के साथ डिनर करेंगे इसी होटल के अंदर, क्योंकि वो लोग ये देखना चाहते थे कि चैंगवन कहाँ पर काम करती है। इसीलिए अब चैंगवन फटाफट से मॉम के पास पहुंच जाती है तो मॉम उसे ड्रेस वगैरह देती है पहनने के लिए। जो देखकर चैंगवन बोलने लग जाती है कि ये सिर्फ रिलेटिव्स के साथ एक मील ही तो है ना, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। पर मॉम कहती है कि तुम उनसे साल में एक बार मिलती हो तो कम से कम ढंग से कपड़े वगैरह तो पहनो। जहाँ पर मॉम की काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो ड्रेस और शूज़ वगैरह चेंज करके आ जाती है। फिर मॉम उसे खींचकर फटाफट से लेकर जाने लग जाती है जहाँ पर उसे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। इसीलिए मॉम से पूछ लेती है कि आखिर बात क्या है। तो मॉम उसे बोलती है कि चाहे तुम मुझसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। ये बोलकर वो उसे हॉल के अंदर खींच कर ले आती है जहाँ पर एकदम से चैंगवन के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और अनाउंसमेंट होती है कि हमारी जो ब्राइड है जिसका नाम चैंगवन है वो हॉल के अंदर आ गई है। जो सब देखकर चैंगवन हैरान थी क्योंकि वहाँ पर उसके और जियालियांग की एंगेजमेंट की सारी तैयारी हो रखी थी और दोनों फैमिलीज के गेस्ट भी आए हुए थे। जियाली यहाँ पर मिस्टर शिन को बोलती है
कि डैड अब तो चैंगमान और जियालियांग की शादी हो जाएगी, तो आप रेस्ट करना और बिजनेस उन्हें संभालने देना। जो सुनकर वो खुश हो जाते हैं कि अब उनकी बच्ची समझदार हो गई है। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं, जो कि याओ को जाकर बताता है कि नीचे बैंकेट के अंदर चैंगमान और जियालियांग की एंगेजमेंट हो रही है। ये सुनकर वो फटाफट से नीचे जाने लग जाता है। वहीं चैंगमान तो ये सब देखकर हैरान थी और बोलती है कि मॉम ये सब क्या है। तभी वहाँ पर डैड और यू भी आ जाते हैं। वो लोग भी ये सब देखकर हैरान थे और मॉम से बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इन लोगों ने तो ब्रेकअप कर लिया था ना। पर मॉम बोलती है कि वो इस सब की तैयारी काफ़ी दिन से कर रही थी और देखो यहाँ पर सारे हमारे रिलेटिव्स भी आए हुए हैं। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये सब करके तुम्हें सरप्राइज दिया है। डैड यहाँ पर मॉम को बोलने लग जाते हैं कि चैंगमान की परमिशन के बिना तुम ये सब नहीं कर सकती। तभी जियालियांग चैंगमान के पास आ जाता है, तो वो उसे बोलते कि तुम ये सब अपने डैड को प्लीज करने के लिए कर रहे हो ना। पर वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जाली ने तो मुझे कहा कि तुम मान गई हो। उसी वक्त जाली भी यहाँ पर आ जाती है, जो चैंगमान को बोलते हैं कि सभी लोग देख रहे हैं, इसीलिए प्लीज तुम स्टेज पर चली जाओ। इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मेरे डैड दे देंगे और मैं भी तुम दोनों को फिर नहीं रोकूंगी। ये देखकर याओ मॉम को बोलने लग जाता है कि मॉम ये लोग मेरी सिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मॉम फिर भी चैंगमान को स्टेज पर जाने के लिए बोलने लग जाती है। इसलिए चैंगमान अब स्टेज पर जाकर सभी को बताती है कि कैसे वो और जियालियांग 3 साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए यहाँ पर आज कोई एंगेजमेंट वगैरह नहीं होने वाली है। वो सभी लोगों को यहाँ पर बेकार में आने के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और स्टेज से उतर के जाने लगती है। उसी वक्त याओ भी यहाँ पर आ जाता है और मॉम यहाँ पर चैंगमान को रोकने के लिए स्टेज पर आ जाती है, जहाँ पर वो सभी लोगों को बोलने लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं। पर चैंगमान अपनी मॉम को रोककर बोलती है कि आप प्लीज़ मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। मॉम बोलती है कि ये सब करके जियालियांग तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका है कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हें और क्या चाहिए। तो चैंगमान बोलती है कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे वो टेस्ट कर रहा था। इतने सालों से ये छुपा कर कि वो रिच है, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन जब उसकी फैमिली मुझे और हम लोगों को इंसल्ट कर रही थी तब वो कुछ भी नहीं बोला। वो मुझसे प्यार करता है लेकिन फिर भी उसने चुपचाप से ब्रेकअप कर लिया और अपने डैड को प्लीज़ करने के लिए अब मेरे पास वापस आ रहा है, ये सब दिखावा कर रहा है एंगेजमेंट वगैरह करने का। जो सुनकर जियालियांग यहाँ से अपसेट होकर चला जाता है और मॉम चैंगमान को बोलने लग जाती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मुझे पता है कि तुम मुझसे अपसेट हो, लेकिन घर पर जाकर हम ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर काफ़ी सारे रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं जो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे और ज़्यादा एम्बैरेस मत करो। तो चैंगमान मॉम को बोलती है कि मैं किससे शादी करूँगी और कब करूँगी ये मेरा डिसीजन होगा और अब मैं सब कुछ और नहीं कर सकती है बोलकर जाने लगती है। तो मॉम चैंगमान को चिल्लाकर बोलती है कि अगर तुम आज यहाँ से चली गई ना तो तुम मेरी बेटी नहीं हो। जो सुनकर चैंगमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मॉम से बोलती है कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा हार्डशिप झेलकर बड़ा किया है, इसीलिए मैं हमेशा आपकी हर बात मानती थी, चाहे आपकी डिमांड कितनी भी अनरीजनेबल क्यों ना हो। इसीलिए आज मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपको बेटी नहीं बल्कि बात मानने वाली गुड़िया चाहिए, जिसे आप जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सको और उससे वो सारी चीज़ें करवा सको जो कि आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाई। जो सुनकर मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो चैंगमान को थप्पड़ मार देती है, पर फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया और वो जैसे ही चैंगमान के पास बढ़ रही होती है तो चैंगमान उनके दिए हुए नेकलेस को वहीं पर तोड़कर फेंक देती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है, जिसे डैड भी रोकते नहीं है क्योंकि वो उसे अकेले में थोड़ा सा टाइम देना चाहते थे। डैड अब यहाँ पर मिस्टर शिन को बोलते हैं कि अपने बेटे से कहिए कि हमारी बेटी को और ज़्यादा परेशान ना करे। ये बोलकर वो मॉम को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शिन फिर जाली से बोलते हैं कि तुमने आज मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश किया है। इस पर वो कहते हैं कि ये सब हम आपको खुश करने के लिए तो कर रहे थे ना। पर डैड बोलते हैं कि ये सब तुम मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे और कहते हैं कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है, मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है ना। जो सुनकर जाली बोलती है कि किससे पता कि ये सारा पैसा आप अपनी मिस्ट्रेस को दे दो। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है, जिसके जाते ही मिस्टर शिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वहीं पर गिर जाते हैं, जो देखकर सभी लोग एम्बुलेंस को बुलाने लग जाते हैं। इसके बाद हम याओ को देखते हैं, जो कि चैंगमान के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और समझ जाती है कि उसने जो कुछ भी है वो सब कुछ देख लिया था। चैंगमान अब यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि मेरे नाम का मतलब है पेरेंट्स को सर्व करना, लेकिन इस बार पहले मैंने अपने नाम के खिलाफ जाकर कुछ किया है। मैं हमेशा से अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करती आ रही थी, लेकिन अब से मैं जो कुछ भी करूँगी वो अपने लिए करूँगी। जो सुनकर याओ उसे देखने लग जाता है। इसके बाद हम मॉम और डैड को घर पर देखते हैं। तभी जाओ भी घर पर आ जाता है, तो डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुमने चैंगमान को कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस पर वो कहता है कि हाँ मैंने किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। बेहतर यही होगा कि हम उसे थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद मैं अभी उसे घर पर आने के लिए कन्विंस नहीं कर सकता। डैड भी मॉम को बोलने लग जाते हैं कि आज तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें खुद पर रिफ्लेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे होंगे, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए था। तुम घर में जो भी बोलती हो वही कुछ होता है, मुझे तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए।
जाओ भी यहाँ पर मॉम को समझाता है कि शादी एक बहुत ही बड़ा मैटर है, इसीलिए उन्हें ये सब कुछ चेंगवान के ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ देना चाहिए। तभी चेंगवान भी घर पर आ जाती है और अपना सामान पैक करके घर से जाने लग जाती है। तो बोलती है कि मैं ऐसी जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर मुझे फ्रीडम मिले। ये सुनकर मॉम उसे बोलती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तो अब तुम घर छोड़कर जा रही हो। ये सब तुम्हें तब बोलना चाहिए था ना, जब तुम 9 साल की थी। पर चेंगवान उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और अपना सामान लेकर सीधे यहाँ से चली जाती है। जो देखकर डैड उसके पीछे जाते हैं और जाओ को मॉम को देखने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर मॉम सैड होकर रो रही थी। वो कहती है कि ये सब मैं उसी की अच्छाई के लिए तो कर रही थी ना, लेकिन उसके बाद भी मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है। तो जाओ यहाँ पर मॉम को खुद को ब्लेम करने से मना करता है और बोलता है कि जब चेंगवान का गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो वो वापस आ जाएगी। इधर डैड चेंगवान के पास जाते हैं, जहाँ चेंगवान उन्हें बोलती है कि आप प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, मुझे बस थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाऊंगी और मुझे एक चांस दीजिए ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूं। जिस पर डैड बोलते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हें एक ना दिन इस घोंसले से जाना ही था, पर मैंने कुछ पैसे सेव करे इसलिए तुम उन्हें रख लो। ये बोलकर वो उसके हाथ में अपना कार्ड देने लग जाते हैं, पर चेंगवान उसे लेने से मना करती है। जिस पर डैड बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, रहोगी हमेशा मेरी बेटी ही। ये बोलकर वो उसके हाथ में कार्ड दे देते हैं। जो सब देखकर चेंगवान भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। डैड बोलता है कि तुम्हारी मॉम का टेम्पर तो तुम्हें पता ही है ना कैसा है, इसलिए मैं हमेशा उनके सामने चुप रहता हूँ, वरना बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। और तुम जहाँ भी पहुँच सेटल हो जाओ तो मुझे बता देना। और उसे बाय बोलकर चले जाते हैं। चेंगवान अब घर के बाहर अपना बैग लेकर जा रही थी, जहाँ याओ अपनी कार लेकर उसका वेट कर रहा था और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे रहने के लिए एक जगह अरेंज कर दूं, पर वो उसे मना कर देती है। पर तभी वहाँ पर माओ आ जाती है, जो उसे बताती है कि मुझे जाओ ने सब कुछ फ़ोन करके बता दिया, इसलिए मैं फटाफट से तुम्हें लेने के लिए आ गई, चलो मेरे घर पर चलो। लेकिन चेंगवान मना करने लग जाती है। वो बोलती है कि अभी अभी तुमने नया नया बिजनेस ओपन करा है और मेरी मॉम वहाँ पर आकर कहीं हंगामा ना करने लग जाए, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती, मैं ग्रैंडमा के घर जा रही हूँ। तो याओ बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जिसे देखकर माओ पूछने लग जाती है कि तुम कौन हो। तो चेंगवान उसे बता देती है कि ये मेरा पुराना बॉस है और ग्रैंडमा का ग्रैंडसन भी। जो जानकर माओ से सुनाने लग जाती है। वो बोलती है कि अच्छा, जो पहले सब कुछ चेंगवान की लाइफ में हुआ था वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था और यहाँ पर अब तुम अच्छे इंसान बनने के नाटक कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसे डिनाई नहीं करता, लेकिन अब मैं ग्रैंडमा के कहने पर चेंगवान की हेल्प करना चाहता हूँ। पर चेंगवान उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं माओ के साथ चली जाऊंगी। कार में माओ चेंगवान को बोलने लग जाती है कि इस जालियंग से तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ। ये कैसा लड़का है जो कि तुम्हें बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर चला जाता है। इतना ही नहीं, अपनी घर की प्रॉपर्टी पाने के लिए वो तुम्हारे साथ एंगेजमेंट का नाटक कर रहा था। ये कैसा बेशरम लड़का है। इस पर चेंगवान बोलती है कि शिन फैमिली से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार मैं सबसे ज़्यादा अपसेट मॉम से हूँ। इस पर माओ बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम की लाइफ में कभी भी बहुत अच्छा मोमेंट नहीं आया और घर में फ्लड आने की वजह से और घर डिमोलिश ना होने की वजह से उनकी होप्स भी डिमोलिश हो गई, इसलिए वो बस यही चाहती थी कि तुम उनकी तरह लाइफ में सफ़र ना करो। हालांकि मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, उनके तरीके बहुत ही ज़्यादा गलत थे। इस पर चेंगवान बोलती है कि हमारी वैल्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा अलग है और बताती है कि कैसे जियालंग ने मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफ़र दिया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने जाओ को डिलीवरी बॉय का काम करते हुए देखा तब मैं डाउट में आ गई कि मेरा डिसीजन सही था या फिर नहीं, लेकिन फिर हम दोनों ने साथ में हार्ड वर्क करने का डिसाइड किया। पर मॉम हमसे एकदम अपोजिट है। जो सुनकर माओ हैरान हो जाती है और बोलती है कि जाओ तो फर्म के अंदर काम कर रहा था ना, वो डिलीवरी गाय कब से बन गया। तो चेंगवान बताते हैं कि जियालंग से ब्रेकअप करने के बाद फर्म के अंदर जो लोग थे उसे बुली करने लग गए, इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया। जो सब सुनकर चेंगवान बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया है, इसीलिए अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। और उसका मूड अच्छा करने के लिए बोलने लग जाती है कि अगली बार तुम किसी लड़के को डेट करो ना तो वो हैंडसम होना चाहिए। वो बताती है कि कैसे उसका पति गंजा निकला। जिस पर चेंगवान बोलती है कि अच्छा, तभी तुमने उसे डिवोर्स दे दिया था, और बोलती है कि फिलहाल मेरा फोकस डेटिंग पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने करियर पर है। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है, जो बेचारा चेंगवान को लेकर इतना ज़्यादा वरीड था कि उसे सर में दर्द होने लग गया था। इसके बाद हम चेंगवान को ग्रैंडमा के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हें थैंक यू बोलती है कि वो उसे अपने पास रख रही है और बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ 29 ईयर्स तक रही है। उसने उनकी हमेशा हर बात मानी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो उसे एक अनग्रेटफुल चाइल्ड समझती है। जिस पर ग्रैंडमा उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारा भाई हो या फिर कोई और, वो सब लोग तुम्हारी लाइफ के अंदर सिर्फ पासर बाइस हैं। और जब तुम मेरी एज में पहुंच जाओगे ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये जर्नी सिर्फ तुम्हारे अकेले की है, इसीलिए तुम्हें अपने लिए भी जीना चाहिए। तभी चेंगवान अपने पास से एक नेकलेस निकाल कर ग्रैंडमा को देती है, जिसके अंदर उसका और ग्रैंडमा का फोटो था और उसने माओ से बनवाया था, जो कि ग्रैंडमा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो चेंगवान को हक कर लेती है। अगली सुबह याओ सनफ्लावर्स लेकर ग्रैंडमा के पास आता है, जिसे इतनी सुबह सुबह यहाँ पर देखकर ग्रैंडमा हैरान थी, पर वो पूछने लग जाता है कि चेंगवान कहाँ पर है। तभी चेंगवान वॉशरूम से निकल कर आती है,
जो कि जब ग्रैंडमा के कपड़ों को धो रही थी तभी उसकी आंख में थोड़ा सा सोप चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। तो याओ उससे पूछता है कि क्या तुम रो रही थी, पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी, और उसे बताती है कि उसकी आंखों में सोप चला गया। जो देखकर वो कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पर कपड़े धोने के लिए कोई लगवा देता हूँ ना। जिस पर चैंगवन बोलती है कि मैं ग्रैंडमा के रूम को इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ग्रैंडमा फिर यहाँ पर याओ से पूछने लग जाती है कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम चैंगवन को मिलने के लिए आए हो। जो सुनकर ये दोनों ही थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं और याओ यहाँ पर ग्रैंडमा से झूठ बोल देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इस पर ग्रैंडमा बोलती है कि अच्छा, अगर तुम्हें अपनी सिंसेरिटी दिखानी है तो चलो मेरा काम करो। ये बोलकर वो उसे अपने कपड़े धोने के लिए भेज देती है। बेचारे ने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, इसीलिए उसे कपड़े धोना भी नहीं आ रहा था, पर चैंगवन उसे चेयर पर बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी। अब वो जैसे तैसे करके कपड़े तो धो लेता है, तो चैंगवन उसे सुखाने में उसकी मदद करने लग जाती है, जिस बीच दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी भी उछालते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं, जो कि घर में खाना बनाते वक्त चैंगवन को काफ़ी मिस कर रही थी, लेकिन फिर भी डैड के सामने यहाँ पर गुस्सा होने का नाटक करने लग जाती है। उसी वक्त दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिससे मॉम को लगता है कि शायद वो चैंगवन होगी, लेकिन जैसे ही डैड दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ इंजीनियर्स आए थे, जिन्हें कि चैंगवन ने घर को रेनोवेट कराने के लिए भेजा था। लेकिन मॉम उन्हें देखते ही मना कर देती है कि हमें कोई रेनोवेशन वगैरह नहीं करवाना। इसे उनका डैड मॉम से बोलने लग जाते हैं कि भले ही चैंगवन यहाँ पर नहीं रह रही हो, लेकिन वो हमारी बहुत ज़्यादा परवाह करती है, इसलिए उसने इन लोगों को भेजा है, और बताने लग जाते हैं कि घर में कितनी सारी दिक्कतें, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते और हमें घर को रेनोवेट कराना ही होगा। पर मॉम बोलती है कि अगर चैंगवन को हमारी परवाह होती है ना तो अभी तक घर पर वापस आ जाती और हमें कोई रेनोवेशन वगैरह नहीं करा रहा, हम ऐसे ही घर पर रह लेंगे। ये बोलकर वो उन लोगों को यहाँ से भगा देती है और डैड कुछ भी नहीं कर पाते। सीन अब यहाँ से जाओ पर आता है, जो कि डिलीवरी करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच गया था, पर तभी माँ वहाँ पर आकर उसे पकड़ के ले जाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। वो फिर उसे मॉल में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे एक सूट दिलाती है ताकि वो उसे पहनकर कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जा सके और अच्छी जगह पर जॉब करे। जब जाओ सूट पहनकर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। माँ उसके पास जाकर उसके टाई और बाल वगैरह सेट करने लग जाती है, जहाँ उसे अपने इतने पास देखकर जाओ काफ़ी नर्वस हो गया था। अब जब माँ उसके सूट के लिए पे करने के लिए जा रही होती है तो वो उसे मना कर देता है, लेकिन माँ बोल देती है कि कोई बात नहीं, जब तुम पैसे अर्न करने लग जाओ तो मुझे वापस कर देना। जिस चीज़ के लिए वो मान जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें कॉफ़ी के लिए ले चलूँगा, और उसके साथ यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर अब यहाँ से चैंगवन पर आता है, जिसके पास जू आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा देती है, क्योंकि वो अपार्टमेंट खाली कर कर जा रही थी। वो उसे बताती है कि वो वापस से अपने घर जा रही है और एंगेजमेंट के वक्त मिस्टर शिन को एक और स्ट्रोक आया था, जिसके बाद मुझे लगता है कि अब वो कभी भी वापस बेड से उठ नहीं पाएगा। जो सुनकर चैंगवन बोलती है कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, तो वो बोल देती है कि वो सब तो मैंने झूठ कहा था, मेरा कोई भी बेबी वगैरह नहीं है और तुमने सही बोला था कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर चैंगवन बोलती है कि मैं तुम्हारी पुरानी क्लासमेट हूँ और तुम पढ़ाई के अंदर बहुत ही अच्छी थी, इसलिए बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने वक्त रहते अपनी एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर दिया, और उसे नई शुरुआत करने के लिए गुड लक विश करती है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि माओ को कॉफ़ी पिलाने के लिए लेकर आया हुआ था, जहाँ पर वो उसे इंस्पायर्ड होकर एक और डिज़ाइन बनाती है। तभी जाओ यहाँ पर उसे चैंगवन के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसी है, जिस पर वो बता देती है कि वो एकदम ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। पर तभी जाओ यहाँ पर अपनी फ्रेंड तांग को नोटिस करता है, इसलिए उसके पास जाता है, जहाँ पर तांग भी उसे देखकर काफ़ी हैरान था। अब ये सभी लोग साथ में बैठकर कॉफ़ी पीने लग जाते हैं, जहाँ पर तांग बताता है कि जियाली और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो रहा है और जियालियांग ने तो एकदम गिव अप कर दिया है। वो पूरे दिन सिर्फ घर पर रहता है और कंपनी में भी काम नहीं करता। जब से उसके डैड को स्ट्रोक आया तो वो तो हॉस्पिटल में है, इसलिए अब उनकी जो मॉम है वो कंपनी मैनेज कर रही है, और जब तक वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देती तब तक उन्हें उनकी मिस्ट्रेस से भी कोई थ्रेट नहीं है। जो देखकर माँ बोलने लग जाती है कि मिसेस शिन तो काफ़ी ज़्यादा चालाक निकले, उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। तभी तांग यहाँ पर जाओ को बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने उस कंपनी से जॉब छोड़ दिया, मैं भी कोई और अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा हूँ और क्या पता हम दोनों फ्यूचर में कलीग बन जाए। तो माँ यहाँ पर उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए उन्हें विशेष देती है। इसके बाद हम याओ और दोंग को देखते हैं, जहाँ पर याओ चैंगवन को फ्लावर्स देना चाहता था, पर तभी वो लॉबी एरिया के अंदर मिल जाती है, लेकिन वो यहाँ पर उससे जो बोलना चाहता था उसके अलावा वो उसे कुछ और ही बोल देता है। तभी चैंगवन को माओ का फ़ोन आ जाता है, जो कि आज शाम को उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलती है, जिसके लिए चैंगवन मान जाती है। तो याओ को ये बोलकर चली जाती है कि ब्लैक सूट के अलावा और भी कपड़े हैं दुनिया में, तुम्हें कुछ और भी ट्राई करना चाहिए ना। ये सब देखकर दोंग याओ को बोलने लग जाता है कि यार आप सीधा पॉइंट पर क्यों नहीं आए, आपने उसे फ्लावर्स भी नहीं दिए, आप हर दिन ग्रैंडमा के पास जाते हो शांगली होटल के बारे में बात करने के लिए, लेकिन कर ही नहीं पाते, और चैंगवन भी आपको इग्नोर कर रही है, आप कब अपनी बात उसे बोलोगे। इस पर वो उसे बोलता है कि चैंगवन जल्दी ही मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन करने वाली है, तो ये गुड न्यूज़ देने के लिए मुझे एक अच्छा मौका चाहिए। तो दोंग उसे उसके साथ डिनर पर जाने के लिए बोलता है।
रात में हम चैंगवान को माओ और जाओ के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ जो ने बताती है कि जो सिर्फ प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी, जो सुनकर माओ बोलती है कि अरे वाह, तुम क्या गॉसिप लेकर आई हो, और देखो शिन फैमिली का क्या हाल हो गया है। तो चैंगवान बोलती है कि अब मेरा उस फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है और ये सारी पास्ट की बातें हैं। तो माओ और जाओ यहाँ पर उसे चीयर्स करते हैं उसकी नई बिगनिंग के लिए। तभी वहाँ पर याओ और दोंग आ जाते हैं, जिसे देखकर चैंगवान काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। इस पर याओ बोलता है कि अरे तुम्ही ने तो बोला था ना कि मैं हमेशा सूट पहनता हूँ, इसीलिए फॉर अ चेंज मैंने आज ये कपड़े पहने हैं। दोंग भी बोलता है कि अब हम लोग आपस में मिल ही गए हैं तो क्यों ना साथ ही में डिनर कर लेते हैं। इसलिए वो लोग इनके साथ ही डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर दोंग माओ को लाइन मारे जा रहा था और उसे अपने वीचैट पर ऐड करने के लिए बोलता है, लेकिन जाओ बीच में आ जाता है और कहता है कि उसका वीचैट ना भी काम नहीं कर रहा तो तुम मेरा नंबर ऐड कर लो। और फिर सभी लोग साथ में चैंगवान के अच्छे फ्यूचर के लिए चेयर करते हैं। डिनर करने के बाद चैंगवान और याओ साथ में घर पर जा रहे थे, जहाँ याओ उससे पूछता है कि वो नर्सिंग होम में कंफर्टेबली तो रह रही है ना। तो बोलती है कि हाँ, उसे बहुत ही अच्छा लगता है ग्रैंडमा के साथ रहना। तो याओ यहाँ पर उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है। इस पर वो कहती है कि मैं हार्डवर्क करके पैसे कमाऊंगी। तो याओ उसे गुड न्यूज़ देता है कि कंपनी अपार्टमेंट बिजनेस को एक्सपेंड करने वाली है और उसके लिए जो मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए उसके अंदर चैंगवान का नाम भी है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि कहीं तुमने तो मुझे रिकमेंड नहीं किया, और आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हें मेरी फैमिली से कुछ चाहिए तो नहीं। जो सुनकर याओ बोलता है कि शायद तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रामा वगैरह देखते हो, ये सब कुछ ना तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। जो सुनकर चैंगवान खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, मेरी फैमिली के पास कुछ है भी नहीं जो कि तुम ले सको। अब चैंगवान काफ़ी अच्छे से मन लगाकर पूरी मेहनत से काम करती है, जिसकी वजह से उसे और भी क्लाइंट से अप्रिशिएशन मिलता है। पर इधर मॉम चैंगवान के बिना बहुत ही ज़्यादा उदास रहती थी। एक दिन जब वो घर पर वॉन्टॉन्स बना रही थी, तब वो सोच रही थी कि काश चैंगवान भी इन्हें यहाँ पर खाने के लिए होती। जो देखकर डैड चैंगवान को मैसेज करते हैं कि मुझे पता है कि तुम काम में बहुत ही बिजी रहती हो, लेकिन टाइम पर खाना खाना मत भूलना। जो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और मॉम के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करने लग जाती है कि वो कैसे उनकी देखभाल करती थी। अगले दिन हम डैड चैंगवान का कुछ सामान देने के लिए उससे मिलने के लिए आते हैं, तो चैंगवान उन्हें अपनी सैलरी देती है। जो देखकर डैड कहते हैं कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, पर वो उन्हें सभी पैसे रखने के लिए बोलती है। बातों ही बातों में फिर डैड उसे बताने लग जाते हैं कि कैसे दूर से ही उसकी मॉम पहचान लेती थी कि चैंगवान घर पर आने वाली है, और वो हर रोज़ उसके लिए खाना बनाती थी और उसके शूज़ पॉलिश किया करती थी। लेकिन जब से वो घर से गई है, तब से मॉम काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगी है। तुम और तुम्हारी मॉम ना बिल्कुल एक जैसे हो। पर चैंगवान बोलती है कि नहीं नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो डैड बोलते हैं कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। जो सुनकर चैंगवान बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने इस तरीके से घर से निकलकर आपको और मॉम को काफ़ी हर्ट किया है, लेकिन अगर मैं ये नहीं करती तो मॉम को अपनी गलती कभी रियलाइज़ ही नहीं होती। डैड भी बोलते हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी घर पर हुआ वो काफ़ी अनफेयर था, पर मॉम हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहती है। हालांकि उसके आउटकम्स अच्छे नहीं होते, लेकिन हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और मेरे हिसाब से वो बदल जाएगी। फिर वो यहाँ पर चैंगवान को मॉम के बनाए हुए वॉन्टॉन्स देते हैं, जो देखकर चैंगवान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। चैंगवान को माओ के साथ वो वॉन्टॉन्स खाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। जो देखकर माओ से बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा दिल पिघल रहा है, पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मॉम ने जो कुछ भी किया है वो एक बार उस सब पे रिफ्लेक्ट करे। इस बीच मैं भी अपना माइंड थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। हालांकि घर से अलग रहकर मुझे फ्रीडम तो मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं घर को काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ। तो माओ से बोलती है कि जैसे तुम्हारी मॉम हमेशा घर की बॉस रही है, लेकिन वो कभी भी तुमसे अलग नहीं रही है, वैसे ही तुम भी हमेशा एक ओबीडियंट डॉटर रही हो और कभी अपनी मॉम से अलग नहीं रही। इसलिए तुम दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, और अपना माइंड क्लियर करने में तुमको ज़्यादा टाइम मत ले लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तब तक तुम्हारी मॉम भी घर छोड़कर चली जाए अपनी लाइफ जीने के लिए। इस पर चैंगवान कहती है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि वो भी एक बार अपनी ड्रीम्स पूरा कर सके और अपनी लाइफ जी सके। इसी बीच हम माओ के एक्स हस्बैंड सॉन्ग को देखते हैं, जो कि उसकी शॉप पर आकर माओ को बुलाने के लिए बोलता है, जहाँ चैंगवान और माओ दोनों ही उसे देखकर हैरान थे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इस पर वो कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। वो उसे एक नोटिस देकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा। अब जैसे ही माओ देखती है तो उसने उसे एक लीगल नोटिस भेजा हुआ था, ये बोलकर कि वो उसके डिज़ाइन चुरा रही है, क्योंकि वो भी एक डिज़ाइनर था। जो देखकर माओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि माओ ने उसकी नहीं बल्कि उसने माओ के डिज़ाइन चुराए थे और वो उसे लीगल नोटिस भेज रहा था। माओ उस नोटिस को जाओ को दिखाती है, तो वो बोलता है कि इस केस को वो हैंडल कर लेगा, क्योंकि अब उसे भी जॉब मिल गई थी। चैंगवान उसे बोलती है कि तुम्हारे जो डिज़ाइंस है
वो सॉन्ग के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन तुम्हारी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फिर भी तुम्हारी सेल इतनी कम क्यों है पता है? क्योंकि सॉन्ग का इस इंडस्ट्री में नाम है, इसीलिए उसके प्रोडक्ट्स महंगे होने के बाद भी लोग खरीद रहे हैं। इसीलिए मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी मार्केटिंग के अंदर, ताकि तुम अपने ब्रांड को और ज़्यादा आगे ले जा सको, जिस चीज़ के लिए माँ उन दोनों को बहुत ज़्यादा थैंक्स करती है। चैंगमान अब रात में बैठकर माओ की कैसे मार्केटिंग करेगी ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तभी ग्रैंडमा भी उठ जाती है, जो देखकर चैंगमान उनसे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। पर ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तो अपने आप ही आँख खुल गई थी। वो भी यहाँ पर उन्हें माओ के बारे में बताती है कि कैसे वो उसकी मदद कर रही है उसके ब्रांड को आगे बढ़ाने में। तभी ग्रैंडमा यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि उसकी जॉब कैसी चल रही है, क्या वो उसे एंजॉय कर रही है। पर चैंगमान कहती है कि उसे होटल में काम करना ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वहाँ पर उसने 7 साल बिताए हैं। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम चिंता मत करो, आगे जाकर तुम बहुत ही अच्छा करोगी। और अब क्योंकि ग्रैंडमा को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए चैंगमान उनसे डिजाइन वगैरह के सजेशन मांगने लग जाती है। अगले सुबह याओ नर्सिंग होम में आ जाता है, जहाँ ग्रैंडमा उसे चुप रहने के लिए बोलती है क्योंकि चैंगमान अभी तक सो रही थी और वॉशरूम में चली जाती है। पर याओ चैंगमान को सोता हुआ देखकर उसके पास आकर उसकी फोटो क्लिक करने लग जाता है, जो देखकर चैंगमान उठ जाती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और उससे अपनी फोटो डिलीट करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है और बोलता है कि तुम बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो चैंगमान उसे अपने फोन में वो वाली फोटो दिखाती है जब वो ड्रंक होकर कार्ड के ऊपर सो रहा था। इस पर याओ कहता है कि मैंने तो तुम्हारी इतनी क्यूट फोटो ली और तुम मुझे इतनी गंदी फोटो दिखा रहे हो। वो फिर जब उसे उस फोटो को दिखाता है तो चैंगमान बोलती है कि हाँ फोटो तो बड़ी क्यूट आई, इसलिए मुझे इसे भेज देना। पर वो कहता है कि नहीं, पहले तुम मेरी फोटो डिलीट करो। और यहाँ पर दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं। चैंगमान बोलते हैं कि इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो याओ कहता है कि मैं अभी अभी एक मीटिंग खत्म करके आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ग्रैंडमा से मिलते हुए चलूं, लेकिन देखा तो तुम अभी तक सो रही थी। इस पर चैंगमान बोलती है कि मैं कोई बॉस थोड़ी हूँ, और वैसे भी वीकेंड है तो मैं आराम से सो सकती हूँ। पर वो कहता है कि तुम बॉस नहीं हो, फिर भी तुम्हें मेहनत करनी चाहिए ना। अगर तुम्हारा ऐसे ही एटीट्यूड रहा तो तुम फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ोगी? जिनकी ऐसी बातें सुनकर ग्रैंडमा बीच में आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों मिलकर हमेशा लड़ते भी रहते हो। वो यहाँ पर याओ को बताती है कि चैंगमान देर रात तक काम कर रही थी, क्योंकि वो माओ को उसके बिजनेस में हेल्प करना चाहती है और इन दोनों को साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए भेज देती है। तभी चैंगमान उसे बताती है कि कैसे माओ का हस्बैंड बहुत ही बुरा इंसान है, वो हमेशा से उसके डिजाइन चुरा रहा था, और जब उसने माओ को आगे बढ़ते हुए देखा तब वो उसे लीगल नोटिस भेज रहा है कि वो उसके डिजाइन चुरा रही है। इसलिए वो माओ की हेल्प करना चाहती है एक अच्छा ब्रांड बनाने में, और उसने सोचा है कि वो लोग उसके बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाएंगे। जो सब देखकर याओ भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि होटल में वो लोग ज्वेलरीज को कस्टमर्स को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। जो सुनकर चैंगमान काफी खुश हो जाती है कि वो उसकी मदद कर रहा है, पर वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इस पर चैंगमान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा रहेगा, और एक गुड न्यूज देने के लिए माओ के पास चली जाती है। सीन अब यहाँ से ग्रैंडमा पर आता है, जहाँ पर मिस जांग उनसे मिलने के लिए आई थी, और वो यहाँ पर उन्हें शांगली होटल के रेनोवेशन का प्रपोजल देती है, जिसका वो उन्हें काफी अच्छा प्राइस ऑफर करती है। इस पर ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारा प्रपोजल काफी अच्छा है, लेकिन ये सब मेरे लिए अब मैटर नहीं करता। तो मिस जांग बोलती है कि आपके लिए तो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो ग्रैंडसन है याओ, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसीलिए आपको उसे भी कंसिडर करना चाहिए। उसी वक्त याओ भी यहाँ पर ग्रैंडमा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है, जो मिस जांग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो उसे यहाँ से बात करने के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुमने मेरी इतने टाइम की मेहनत एकदम पानी में मिला दी, और अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम किसी और को ढूंढ लो। इस पर मिस जांग कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। तुम इतने महीनों से कोशिश कर रहे हो अपनी ग्रैंडमा को मनाने की, तुम एक बिजनेसमैन हो और इतनी छोटी सी चीजों के लिए तुम्हें इतना हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जो सुनकर वो ग्रैंडमा के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो वॉशरूम के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर हम चैंगमान, माओ और जाओ को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर माओ की काफी सारे ज्वेलरी बॉक्सेस जो थे वो रिटर्न आ रहे थे, और लोग उसको काफी खराब रिव्यूज भी दे रहे थे, लेकिन ये सभी पेड रिव्यूज थे, क्योंकि सॉन्ग का इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा नाम था और वो पैसे देकर लोगों से ये करवा रहा था। इसीलिए वो उसे सबक सिखाने का तरीका सोचती है कि उसने जो भी सारे उसके डिजाइन्स वगैरह चुराए थे उसके सभी एविडेंस उसके पास हैं, इसलिए वो सारे एविडेंसेस को ऑनलाइन रिलीज कर देगी ताकि उसकी असलियत सभी के सामने आ सके। अब जब वो लोग ये बात कर ही रहे थे, उसी वक्त चैंगमान को जाओ का कॉल आता है, जो कि उसे ग्रैंडमा की कंडीशन के बारे में बताता है। जो सुनकर वो जाओ के साथ फटाफट से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। इसलिए वो जाओ को वहीं पर रुककर मॉम डैड का वेट करने के लिए बोलती है और खुद ऊपर जाने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।